नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर नजर डालेंगे जिसने दुनिया को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया, औद्योगिक क्रांति। हाँ, और ये समझना दिलचस्प है कि ये सब कैसे हुआ। बिल्कुल। हमारे पास मणिकांत सिंह के विश्व इतिहास पर व्याख्यान के कुछ अंश हैं और हम उन्हीं की मदद से समझेंगे कि 19वीं सदी में ब्रिटेन कैसे वो पहला औद्योगिक पावर हाउस बना। आज की इस खास चर्चा का मकसद है मतलब ये समझना कि आखिर ये सब ब्रिटेन में ही क्यों शुरू हुआ, है ना? हाँ, ये सवाल तो आता ही है। और इस बदलाव ने वहां के समाज और जिंदगी को कैसे बदल दिया? क्या सब कुछ अच्छा ही था? शायद नहीं। हाँ, तो चलिए सिंह के विश्लेषण से इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो पहला सवाल यही आता है मन में, उस वक्त स्पेन था, फ्रांस था, ये भी तो ताकतवर थे, फिर ब्रिटेन ही क्यों इस दौड़ में सबसे आगे निकल गया? सिंह इसके क्या कारण बताते हैं? देखिए, सिंह कई वजहों का एक संगम बताते हैं। कोई एक अकेली वजह नहीं थी। अच्छा। सबसे पहले वो कहते हैं कि ब्रिटेन में कृषि में सुधार हुए, मतलब खेती की पैदावार बढ़ी। अच्छा, खेती सुधरी। हाँ, इससे शहरों के लिए खाना मिला, उद्योगों के लिए कच्चा माल भी, और साथ ही खेती से जो लोग निकले वो कारखानों में मजदूर बनने को तैयार थे। यानी लोग भी थे और उद्योगों के लिए सामान भी, लेकिन इन सबको फैक्ट्रियों तक पहुंचाना वो कैसे हुआ? हाँ, ये बहुत जरूरी था और यहीं पर ब्रिटेन की दूसरी बड़ी ताकत सामने आई, उनकी बेहतर यातायात व्यवस्था। यातायात मतलब सड़कें वगैरह? हाँ, पक्की सड़कें बनी, नहरों का जाल बिछाया गया और सबसे बढ़कर वो स्टीम इंजन वाली रेलवे आई। हाँ, रेलवे, वो तो एक गेम चेंजर था बिल्कुल। एकदम। इसने माल ढुलाई और लोगों का आना जाना सब कुछ सस्ता और तेज कर दिया। और सिर्फ यातायात नहीं, और भी चीजें थीं, जैसे मजबूत बैंकिंग व्यवस्था थी और इंग्लैंड स्कॉटलैंड के एक होने से मतलब राजनीतिक एकीकरण से एक बड़ा घरेलू बाजार भी तैयार हो गया था। ये तो हुए अंदरूनी कारण। क्या बाहरी दुनिया का भी कोई रोल था, जैसे उपनिवेश वगैरह? बिल्कुल। विदेशी व्यापार, खासकर उपनिवेशों से जो व्यापार होता था, उसने क्रूशल भूमिका निभाई। कैसे? उससे भारी मुनाफा हुआ, पूंजी जमा हुई और इस पैसे को फिर नए उद्योगों में लगाया गया, मतलब निवेश किया गया। अच्छा, पैसा आया और उसे काम पे लगाया। हाँ, और सिंह एक और दिलचस्प बात बताते हैं, ब्रिटेन में एक नया मध्यम वर्ग उभर रहा था। मध्यम वर्ग? हाँ, जो बचत करने और उस पैसे को फिर निवेश करने में यकीन रखता था। ये सोच जरूरी थी। और सबसे अहम शायद कि ब्रिटेन में एक ऐसा माहौल था जहां नई तकनीकों को अपनाया जा रहा था। हाँ, ये तकनीक वाली बात। सिंह किन तकनीकों को सबसे अहम मानते हैं इस शुरुआती दौर में? वो खासकर सूती कपड़ा उद्योग का जिक्र करते हैं। कपड़ा उद्योग? हाँ, क्योंकि मांग बहुत बढ़ रही थी और हाथ से उतना कपड़ा बनाना मुमकिन नहीं था। तो मशीनें आई? बिल्कुल। जैसे हार्ग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी आई जो एक साथ कई धागे काट सकती थी। सोचिए कितना फर्क पड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। फिर बुनाई के लिए कार्टराइट का पावरलूम आया जिसने रफ्तार कई गुना बढ़ा दी। और लोहा उद्योग में भी कुछ हुआ था ना, वो कोक वाली बात? हाँ, सही। डर्बी परिवार ने लोहा गलाने के लिए कोयले की जगह कोक का इस्तेमाल शुरू किया। कोक ज्यादा ताप देता है तो उससे बेहतर किस्म का लोहा मिला। पर सिंह इस बात पर जोर देते हैं कि मशीनें बनना एक बात है, लेकिन ब्रिटेन में उन्हें समाज ने, उद्योगपतियों ने तुरंत अपनाया, ये ज्यादा बड़ी बात थी। शायद दूसरे देशों में उस वक्त ये माहौल नहीं था। ठीक है, लेकिन इसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्या सिंह इसे वाकई एक क्रांति मानते हैं? मतलब एकदम अचानक हुआ बदलाव? ये थोड़ा बहस का मुद्दा है। सिंह भी मानते हैं कि क्रांति शब्द शायद पूरी तरह फिट नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि ये बदलाव काफी धीमे थे, कई दशकों में फैले और शुरू में तो ये लंदन, मैनचेस्टर जैसे कुछ खास शहरों और सूती कपड़ा और लोहा जैसे गिने चुने उद्योगों तक ही सीमित थे। अच्छा, मतलब पूरे देश में एक साथ नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे देश पर इसका व्यापक असर तो आप कह सकते हैं 1825 के बाद ही दिखना शुरू हुआ। चलिए इसे क्रांति कहें या ना कहें, ये तो पक्का है कि इसका असर जबरदस्त हुआ होगा ब्रिटेन पर। राजनीतिक रूप से क्या बदला? हाँ, असर तो बहुत गहरा था। राजनीतिक तौर पर देखें तो दो नए वर्ग बहुत अहम हो गए। एक तो कारखानों के मालिक यानी औद्योगिक पूंजीपति और दूसरा मजदूर वर्ग। इनके उभरने से वोट का अधिकार और दूसरे राजनीतिक अधिकारों की मांग बढ़ी। संसद पहले से ज्यादा ताकतवर हुई। और मजदूरों की तरफ से? हाँ,
मजदूरों की जो बुरी हालत थी उसे देखकर सरकार पर दबाव बना। कल्याणकारी काम करने और उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई। राज्य की जिम्मेदारी बढ़ी, ऐसा कह सकते हैं। और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? वो तो पूरी बदल गई होगी। असर पर था, अब कारखानों में उत्पादन पर आ गया। इसी को औद्योगिक पूंजीवाद कहते हैं। औद्योगिक पूंजीवाद। हाँ, ब्रिटेन दुनिया का कारखाना बन गया। अब उसे अपना बना हुआ माल बेचने के लिए बड़े बड़े बाजार चाहिए थे। तो फिर व्यापार नीतियां भी बदली होंगी। बिल्कुल, इसीलिए पुरानी रोक टोक वाली नीतियां हटाई गईं और 1846 में मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड की नीति अपनाई गई। अच्छा। मतलब सामान का देशों के बीच आसानी से आना जाना। पर सिंह ये भी बताते हैं कि एक नई समस्या खड़ी हो गई। क्या? उत्पादन तो बहुत बढ़ गया, लेकिन दौलत का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ। मतलब अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ गई। ये तो है। और सामाजिक असर, लगता है ये सबसे उथल पुथल वाला रहा होगा। बिल्कुल, सामाजिक बदलाव शायद सबसे ज्यादा नाटकीय थे। नए शहर बेतरतीब ढंग से बढ़ने लगे और गांव खाली होने लगे। लोग शहरों की तरफ भागे। हाँ, काम की तलाश में। शहरों में फैक्ट्रियों के पास मजदूरों की गंदी भीड़ भरी बस्तियां बन गईं। हालत बहुत खराब थी। काम के घंटे भी शायद बहुत ज्यादा थे। हाँ, 16-16 घंटे तक काम होता था। और सिर्फ मर्द नहीं, महिलाओं और छोटे बच्चों से भी खतरनाक मशीनों पर काम लिया जाता था। बच्चों से भी? ये तो भयानक है। बिल्कुल। सिंह बताते हैं कि इन हालातों की वजह से उन औद्योगिक शहरों में मजदूरों की औसत उम्र गिरकर सिर्फ 17 से 21 साल रह गई थी। क्या? सिर्फ 17 से 21 साल? यकीन नहीं होता। ये तो विकास की बहुत बहुत भारी कीमत थी। हाँ, बहुत भारी कीमत चुकाई गई। तो क्या समाज ने इसे बस ऐसे ही स्वीकार कर लिया? किसी ने कुछ कहा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। चार्ल्स डिकेंस जैसे बड़े लेखकों ने अपने उपन्यासों जैसे हार्ड टाइम्स में इन भयानक हालातों का जिक्र किया, लोगों तक ये बातें पहुंचाई। हाँ, मैंने पढ़ा है। और रॉबर्ट ओवन जैसे कुछ मानवतावादी विचारक भी थे जिन्होंने आवाज उठाई। फिर मजदूरों ने भी धीरे धीरे संगठित होना शुरू किया। इसी दबाव में फिर कुछ शुरुआती फैक्ट्री कानून बने, जैसे बच्चों के काम के घंटे कम किए गए। अच्छा, कुछ सुधार हुए? हाँ, लेकिन बहुत धीरे धीरे। और दूसरी तरफ सांस्कृतिक रूप से भी बदलाव थे। एक तरफ तो बाजार में नए नए उपभोक्ता सामान आ रहे थे, लोगों में उन्हें खरीदने की चाह बढ़ रही थी। तो दूसरी तरफ वर्ड्सवर्थ, कीट्स जैसे रोमांटिक कवि थे जो इस औद्योगिकरण से प्रकृति को हो रहे नुकसान और इंसानी संवेदनाओं में आ रही कमी पर चिंता जता रहे थे। ये दिलचस्प है। अच्छा, आखिर में सिंह के स्रोत में इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉम का एक कथन है। वो कहते हैं कि जो भी ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की बात करता है वो कपास की बात करता है। इसका क्या मतलब है? ये कपास इतना जरूरी क्यों था? हाँ, ये बहुत सटीक कथन है। हॉब्सबॉम ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसा हमने पहले भी बात की, शुरुआती और सबसे अहम तकनीकी बदलाव सूती कपड़ा उद्योग में ही हुए थे। अच्छा, मतलब शुरुआत कपास से हुई। हाँ, ब्रिटेन कच्चा कपास जो वो भारत और अमेरिका जैसी जगहों से मंगाता था, उसे अपनी नई मशीनों से सस्ते कपड़े में बदलता था और फिर मजे की बात, वो ही कपड़ा वापस इन्हीं देशों को ऊंचे दामों पर बेचता था। अरे वाह! ब्रिटेन के विदेशी व्यापार और पूरी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा काफी लंबे समय तक इसी कपास के आयात निर्यात पर टिका हुआ था। आंकड़े बताते हैं कि 1912 तक भी ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय का लगभग 7-8% हिस्सा सिर्फ सूती कपड़ों के निर्यात से आता था। तो कपास ही इंजन था एक तरह से। बिल्कुल, शुरुआती इंजन तो कपास ही था। तो आज हमने मणिकांत सिंह के विश्लेषण के जरिए समझा कि कैसे कई चीजें एक साथ मिली। खेती में सुधार, बेहतर यातायात, पूंजी का होना, बड़ा बाजार, नई तकनीकें और शायद सबसे जरूरी उन तकनीकों को अपनाने की इच्छा शक्ति, इन सब ने मिलकर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। हाँ, और हमने ये भी देखा कि ये सिर्फ मशीनों और फैक्ट्रियों की कहानी नहीं थी। इसने ब्रिटेन की राजनीति, उसकी अर्थव्यवस्था, समाज और यहाँ तक कि संस्कृति को भी जड़ से बदल दिया। जहाँ एक तरफ अभूतपूर्व उत्पादन क्षमता विकसित हुई, वहीं दूसरी तरफ गंभीर सामाजिक समस्याएं भी पैदा हुईं, जैसे मजदूरों का शोषण और बढ़ती असमानता। बिल्कुल। तो आज की चर्चा हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है ना, कि क्या तकनीकी तरक्की हमेशा इंसानी भलाई का ही दूसरा नाम होती है, या फिर हमें उसके अनचाहे और कभी-कभी नकारात्मक नतीजों के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए?